जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को कम से कम समय में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये एपिसोड। कावेरी इंजन प्रोग्राम पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है और गैस टर्बाइन एस्टैब्लिशमेंट और ब्रह्मोस एरोस्पेस को लेकर हाल ही में जो रिपोर्ट सामने आई है वो काफी राहत देने वाली है, क्योंकि एक तरफ जहां गैस टर्बाइन एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से 49 किलोटन का स्टेबल थ्रस्ट देने वाला कावेरी डेरिवेट इंजन विकसित किया जा चुका है, तो वहीं ब्रह्मोस एरोस्पेस ने भी अपनी जो क्षमता है उसका प्रदर्शन किया है और उनके तरफ से भी जो आफ्टर बर्नर सेक्शन है ये विकसित किया जा चुका है, जिसके चलते एडिशनल 29.4 किलोटन का जो थ्रस्ट है ये इंजन प्रदान करेगा। यानी कि ओवरऑल 78.4 किलोटन का जो थ्रस्ट है वो इस इंजन से आता दिखाई पड़ेगा। अब आफ्टर बर्नर सेक्शन की बात करें तो ये कॉम्बैट मैनूवर्स के लिए और सुपरसोनिक फ्लाइट के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि ये जो नंबर्स सामने आए हैं ये मौजूदा तेजस मार्क 1 को पावर करने के लिए सफिशिएंट नहीं है, लेकिन एक विश्वास जागृत हुआ है कि जिस कावेरी 2.0 इंजन को अभी तक हम लोग इमेजिनेशन में जी रहे हैं वो वास्तविकता का रूप ले सकता है और इसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की जो भूमिका है उसको हम नजरअंदाज अब नहीं कर सकते, ये भी स्पष्ट हो चुका है। बस देखना ये है कि कावेरी इंजन के लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के जो एयरक्राफ्ट है या तेजस के जो लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के एयरक्राफ्ट है उसमें कावेरी इंजन का इंटीग्रेशन हमें कब तक होता दिखाई पड़ता है और टेस्ट कब तक आयोजित किए जाते हैं। हाल ही में जापानी मीडिया की तरफ से क्लेम किया गया था कि जो भारत का इंटरेस्ट है वो इस समय जापान की जीकैप प्रोग्राम, जो कि ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम है जिसमें इटली, जापान, यूके जैसे देश शामिल हैं, उस पर काम कर रहे हैं। तो उन्होंने ये क्लेम किया था कि भारत ने एक रिक्वेस्ट रखी है जापान के सामने, जहां पर भारत इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए इच्छुक है और इंडियन एयरफोर्स भी अपने हिस्से की जो जिम्मेदारी है इसका निर्वहन करने के लिए आग्रह कर रही है। लेकिन इसका स्पष्टीकरण आ चुका है। भारतीय वायुसेना के सीनियर ऑफिशियल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये दावे निराधार हैं। भारतीय वायुसेना ने ना तो जापान को अप्रोच किया है और ना ही भारत को अभी कोई फॉर्मल ऑफर इसका मिला है। उन्होंने कहा, जब बात आती है 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की तो आपको एक बात समझना चाहिए कि भारतीय वायुसेना पूरी तरीके से अपने एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को लेकर प्रतिबद्ध है और कोई भी अगर संभावित 5th या 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करेगा तो उसमें जो एमका को प्राथमिकता सबसे पहले दी जाएगी। उन्होंने ये कहा कि हम इनकार नहीं करते कि इस प्रकार के प्रोग्राम हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, लेकिन जब तक हमें आधिकारिक फॉर्मल ऑफर नहीं आ जाता, हम उसको इवेलुएट नहीं कर लेते, तब तक कोई भी बात या कोई भी टिप्पणी करनी जल्दबाजी होगी। जब भी बात आर्टिलरी कैपेबिलिटी की आती है तो हमारे जहन में सबसे पहला नाम जो सामने आता है वो है FS-77 बोफोर्स का, जो कि भारतीय सेना की सर्विस में 1980 के दशक से ऑपरेशनल है और कारगिल युद्ध में इन्होंने जिस प्रकार का पंच पाकिस्तान को रखा था उसे हम भूल नहीं सकते। लेकिन फाइनली 1980 के दशक से अपनी सर्विस को देने के बाद अब इनकी सर्विस लाइफ अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है, क्योंकि एक ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है जहां पर इंगित किया जा रहा है कि भारतीय थल सेना 2030 तक जो बोफोर्स गन है इनको रिप्लेस करना शुरू कर देगी। दरअसल आपको बता दें कि अभी तकरीबन अराउंड 200 जो गन्स है वो स्टिल ऑपरेशनल हैं, जहां पर 400 यूनिट्स का ऑर्डर किया गया था, लेकिन इनमें से तकरीबन 200 गन्स अभी भी ऑपरेशनल हैं और भारतीय थल सेना की तरफ से इन्हें एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम से रिप्लेस किया जाएगा। और आपको पता ही है कि अभी 307 गन्स के लिए जो क्लियरेंस है वो ऑलरेडी मिल चुकी है। इसके अलावा अलग अलग कैलिबर की जो गन्स है उनको ऑर्डर किया जा रहा है। भारतीय थल सेना अपनी आर्टिलरी कैपेबिलिटीज को पूरी तरीके से मॉडर्नाइज कर रही है और इसके चलते जो पुरानी गन्स हैं उनको रिप्लेस करने की जो सिलसिलेवार तैयारी है वो शुरू हो चुकी है। अब बात करते हैं F-35 लाइटनिंग 2 के बारे में। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अमेरिकी दौरे के बाद से एक डिबेट काफी ज्यादा हमें सुनने को मिली कि भारत की तरफ से F-35 लाइटनिंग 2 को कंसीडर किया जा रहा है। और जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि वो F-35 सेल के लिए जो अभी हर्डल्स है उनको क्लियर करने का प्रयास करेंगे, तो डिबेट्स काफी और ज्यादा ट्रिगर हो गई और एरो इंडिया में आने के बाद तो ये चीजें और भी ज्यादा पुख्ता होने लगी। लेकिन अब इसमें सामने आ चुका है मामला कि भारतीय थल सेना, अब भारतीय वायुसेना इस समय ज्यादा प्रैक्टिकल ऑप्शंस की तरफ देख रही है, ऐसे ऑप्शन की तरफ देख रही है जो ऑलरेडी ऑपरेशनल है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में है और कॉम्प्लेक्सिटीज उनके साथ ज्यादा नहीं जुड़ी हैं। और ऐसे में हाल ही में जो पार्लियामेंट्री रिपोर्ट गई थी उसमें जो राफेल फाइटर्स हैं इनको प्राथमिकता दी गई थी, यानी कि अब यहाँ पर जो एडिशनल राफेल्स हैं इनके चलते F-35 को बाहर का रास्ता देखने को मिल सकता है। और भारतीय वायुसेना अपने प्रैक्टिकल नीड को देखते हुए अगर MRFA फाइनलाइज हुआ तो वहां पर राफेल की तरफ जाएगी और उसके बाद जो Su-57 या F-35 जैसे प्लेटफॉर्म्स की उम्मीद है ये पूरी तरीके से अब खत्म होने वाली है। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।